हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी प्लान और कंप्लीट गाइडलाइंस लेने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी के एग्जाम में क्या क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, किन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और किन टॉपिक्स को आपको छोड़ने की आवश्यकता है। इन सभी बातों को हमें इस वीडियो में समाहित करने की कोशिश किए हैं। आप लोगों का मुझे बार बार मेल आते रहता था कि सर आप मुझे कुछ गाइडलाइंस दीजिए प्रीलिम्स को लेके, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आपको उस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल जाए जो कि मैंने अपने प्रीलिम्स में फॉलो किया था। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राजकुमार है और मेरे बारे में आपको यह ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम अपने नेक्स्ट एग्जाम यानी बीपीएससी की 17th पीटी के बारे में जानते हैं कि बीपीएससी की 17th पीटी में अगर आप बैठने जा रहे हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखिए, यह ट्वीट है श्री अतुल प्रसाद मौर्य जी के द्वारा, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन है अभी। तो उन्होंने इस ट्वीट में बताया है कि ये प्लान कर रहे हैं कि जो बीपीएससी की पीटी हो वह हर साल 30 सितंबर को ली जाए और मेंस जो है वह फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में लिया जाए। तो इनके हिसाब से अगर बीपीएससी की 17th पीटी अगर होती है अगले साल, तो उसके क्या क्या हमारे पास बनते हैं समय। तो देखिए, तो अगली पीटी बीपीएससी की 17वीं जो होगी वह 30 सितंबर को 2024 को होगी, क्योंकि यह 2023 31 सितंबर है, 31 दिसंबर है। और पीटी जो है 17वीं बीपीएससी की वह हो जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। तो अब हमारे पास केवल कितने दिन बचते हैं, क्या समय हमारे पास, क्या शेड्यूल होनी चाहिए। तो अभी हम हैं 31 दिसंबर 2023 को और हमारी जो नेक्स्ट पीटी है 17वीं की वो है 30 सितंबर 2024 को। तो इन दिनों के बीच हमारे पास कुल समय बचते हैं 275 दिन के, यानी 275 दिन के बाद हमारा जो नेक्स्ट पीटी है 17वीं का वो होने जा रहा है 30 सितंबर 2024 में। अब पीटी और मेंस के बीच हमारे पास कुल समय बचते हैं 95 दिन, यानी बिटवीन पीटी एंड मेंस वी हैव टोटली 95 डेज अबाउट फॉर मेंस प्रिपरेशन। क्योंकि अगर यह 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक के बीच में होता है तो हमारे पास कुछ 95 दिन ही बचते हैं। तो अब हम यह जान लिए हैं कि हमारे पास 17वीं बीपीएससी के लिए कुल कितने समय बचे हैं। ये टोटल हो गया 275 दिन पीटी के लिए और ये टोटल हो गया 95 दिन, यानी 275 प्लस 95 इक्वल टू 916, यानी टोटल 370 डेज हमारे पास बचते हैं बीपीएससी के कंप्लीट मेंस तक के लिए। तो अब हम समय देख लेते हैं। तो समय देखने के बाद हम चलते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप पीटी के एग्जाम के लिए देखिए कि पीटी में हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते आए हैं और वही पीटी स्ट्रेटजी हम पीटी की आपको बता रहे हैं। तो पीटी में कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, आप ही जानते हैं। अब हम वेटेज के अनुसार सब विषय को देखते हैं कि किस विषय का कितना वेटेज दिया गया है पीटी में। तो प्रीलिम्स एग्जाम में हिस्ट्री से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स इन तीनों को मिला के लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिहार स्पेशल से 20 या 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल के क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं बिहार से ही, वो आपको किसी अदर स्टेट के बारे में नहीं पूछा जाता है या फिर नेशनल इसमें नहीं पूछा जाता है, यह बिहार स्पेशल ही होता है। उसके बाद साइंस से 20 या 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस का जो क्वेश्चन होता है बिहार के पीटी में वह आपके डू और डाई का केस बनाता है। अगर साइंस के क्वेश्चन को आप कर देते हैं तो उसमें आप पीटी में लगभग एक सेफ स्कोर पे पहुंच जाते हैं, जो कि लगभग 90 के अराउंड हो जाता है अगर आप साइंस के क्वेश्चन को टैकल अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद मैथ और रीजनिंग यानी सीसेट का पेपर होता है। तो सीसेट का मैथ या रीजनिंग में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी दोनों से 5-5 पूछे जाते हैं या फिर कभी कभी मैथ से ही 10 पूछे लिए जाते हैं या फिर कभी कभी रीजनिंग से ही 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस स्लाइड में हम यह देखे हैं कि बीपीएससी के पीटी में क्वेश्चंस का किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है और किस विषय का कितना वेटेज है। आप वेटेज के हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन को फॉलो करिए। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। तो हमारे पास बुक लिस्ट और रणनीति, यानी हमारे पास क्या रणनीति होनी चाहिए और हमारे पास क्या बुक लिस्ट है, यानी सोर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट। तो यही पहला टॉपिक बनता है, पहला पॉइंट बनता है कि आप सबसे पहले उन विषय को करिए जो कि हाई स्कोरिंग है और जिसको बाद में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम शुरू से उन सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दिए हैं जो कि हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न। और
इन तीनों से 30 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। और हमारा हिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट है एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री का सोर्स आप देखिए तो पहला सोर्स है एनसीईआरटी और आर एस शर्मा की बुक। आर एस शर्मा की ही बुक आती है एनसीईआरटी, और इनकी एक स्पेशल बुक भी आती है एंशियंट हिस्ट्री में। तो आप इन दोनों को देख लीजिएगा तो एंशियंट हिस्ट्री में आपका बहुत ही अच्छा से कमांड हो जाएगा। उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए आप बिहार जीके देख सकते हैं, या तो क्राउन देखिए, या फिर इम्तियाज अहमद की बुक देख लीजिए, या फिर क्राउन का जो होता है बिहार जीके, या फिर केबीसी रैनो का, आप कोई भी देख लीजिए एंशियंट हिस्ट्री के लिए, उससे बिहार स्पेशल आपका कवर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं एंशियंट हिस्ट्री में। सबसे पहला टॉपिक बनता है सिंधु घाटी सभ्यता, उनके साइट्स और उनके क्या क्या फाइंडिंग्स हुए हैं। दूसरा है बनता है महाजनपद से। तीसरा बुद्धिज्म और जैनिज्म, बुद्ध और जैन इन दोनों का जो विस्तार हुआ था और दोनों का उद्भव बिहार में हुआ था, इसलिए बुद्धिज्म एंड जैनिज्म यह इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं बिहार के पीटी एग्जाम में। तो बुद्धिज्म एवं जैनिज्म को आपको अच्छे से कवर अप करना पड़ता है बिहार के पीटी एग्जाम में। उसके बाद मगध एम्पायर, उसके बाद मौर्य, गुप्त और पोस्ट वॉर एम्पायर। इन तीनों एम्पायर को आपको अच्छे से ध्यान देना होता है, क्योंकि इन खास करके मगध और मौर्य को आपको अच्छे से ध्यान देना होता है, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चंस अच्छे से पूछे जाते हैं। और बात रही कि इनके अंदर क्या क्या हमको ध्यान देना होता है, तो इनके अंदर आपको फोकस करिए कि जो महान राजा हुए थे, क्या क्या युद्ध लड़े गए थे उनके बीच, और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या थी, उनकी प्रशासनिक प्रणाली क्या थी। इन सभी चीज पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है प्राचीन भारत में। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि है मध्य इतिहास यानी मध्यकालीन इतिहास। तो मीडिएवल हिस्ट्री में देखते हैं क्या सोर्स है। मीडिएवल हिस्ट्री का भी सोर्स सेम है, एनसीईआरटी और बिहार जीके। तो एनसीईआरटी से आपको हो जाएगा, और बिहार जीके से बिहार का स्पेशल मीडिएवल हिस्ट्री हो जाएगा आपका कवर। इसमें क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में इसके जितने भी एम्परर्स हुए थे, उनकी क्या क्या कार्य समय थे, कितने से कितने बार, और वो क्या क्या काम किए थे, स्पेशल उनके जो कार्य थे, उनको आपको दिल्ली सल्तनत में याद रखने पड़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में लगभग 6-7 राजा ऐसे हुए थे जो महान राजा हुए थे मुगल काल में, और उनके जो कार्य हुए थे, वो कौन कौन से किले बनवाए थे, उन कौन कौन से युद्ध लड़े थे, और उनके द्वारा किए गए और इम्पोर्टेंट जो वर्क्स थे, उन पे आपको फोकस करने की आवश्यकता होती है मुगल एम्पायर में। उसके बाद चोला, चेरा, पांड्या और चालुक्य, ये सभी साउथ इंडिया के जो एम्पायर्स थे, इनको आपको भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है मीडिएवल हिस्ट्री में। उसके बाद हम बिहार स्पेशल में आते हैं। तो बिहार स्पेशल में पाला, सेना, कर्नाटक एम्पायर जो कि बिहार के नॉर्थ में हुए थे, इन सब पे, और अफगानिस्तान और मुस्लिम यानी अफगान एम्पायर और मुस्लिम एम्पायर जो बिहार में हुए थे, उसको भी आपको ध्यान देना होती है। मीडिएवल हिस्ट्री में आपको 1857 तक की ध्यान देना होता है। उसके बाद जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है। मीडिएवल हिस्ट्री में आप एक बात ये ध्यान रखिए कि मीडिएवल हिस्ट्री में बुक्स एंड ऑथर्स, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन से बनते हैं, जो कि कभी कभी पढ़ने नहीं पड़ती है। इसके अलावा मीडिएवल हिस्ट्री में भी आपको मीडिएवल हिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और इम्पॉर्टेंट वार्स, मीडिएवल हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट वार्स बहुत लड़े गए थे, जो कि एंशियंट हिस्ट्री से ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। इसलिए मीडिएवल हिस्ट्री को एक क्लियर स्पेसिफिक इसमें गाइडलाइंस होने की आवश्यकता होती है मीडिएवल हिस्ट्री के कवर करने के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री हमें जो है एक सेफ स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कर लेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप 14 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पीटी में एग्जाम में। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप कुछ ही लिमिटेड सोर्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, और वो बहुत ही अच्छे सोर्स हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी। इन दोनों को अगर आप कवर अप कर लेंगे तो लगभग 95% तक आप श्योर हो सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या बनते हैं, 1857 की क्रांति, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से शुरू होता है। तो 1857 की क्रांति और उसके क्या परिणाम हुए थे, कौन कौन से पर्सनालिटी इनसे एसोसिएटेड थे, खास करके बिहार से कौन कौन से थे, बिहार में कहाँ कहाँ इसका प्रभाव हुआ था, भारत में कहाँ कहाँ इसका प्रभाव हुआ था, इन सभी चीज़ों को आपको 1857 की क्रांति में देखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह ट्राइबल्स, फार्मर्स और रिलीजियस रिवोल्ट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसके कार्य, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से एसोसिएटेड पर्सनालिटी, उनके द्वारा कही गई कथने, खास करके जवाहरलाल नेहरू जी
जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा अन्य जो लोग हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी जी, ये सभी, इन सभी को आपको देखने की आवश्यकता पड़ती है इंडियन नेशनल कांग्रेस को कवर अप करने के लिए। इसके बाद अगर आप जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम बुक के पीछे में दिया गया था कि कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस के अधिवेशन और उनके जो प्रेसिडेंट हुए थे उन सभी को भी आपको फोकस करने की आवश्यकता हुई थी, किस अधिवेशन में से क्या निकला था और उनके क्या फॉलोआउट्स रहे थे। इन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ते हैं। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से कौन कौन लोग हुए थे और मॉडरेट ग्रुप से कौन कौन से लोग थे। इसके बाद बंगाल का विभाजन और स्वराज आंदोलन, ये सभी हुए थे गांधी जी के युग के पहले। अब जब गांधी जी का आगमन होता है भारत में, तो भारत में गांधी जी के आगमन का काल को और उसके बाद के काल को गांधी युग कहते हैं। तो गांधी युग में गांधी जी के द्वारा जो जो आंदोलन चलाए गए थे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, साल्ट सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, और 1946-47 तक जो गांधी जी की एक्टिविटी हुई थी पूरे भारत में, जैसे कि दलितों के लिए उन्होंने क्या कार्य किया था, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या कार्य किया था, किसानों के लिए उन्होंने क्या कार्य किया था और स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने क्या कार्य किया था। इन सभी चीज़ों पे आपको गांधी जी के जो जब आप पढ़ेंगे तो इन पे आपको फोकस करने की आवश्यकता होती है। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो बनते हैं जैसे कि साइमन कमीशन और इंडियन मुस्लिम्स एंड देयर रोल इन फ्रीडम मूवमेंट, यानी भारत के मुस्लिम और उनका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रहा था उसके बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। और इसी टॉपिक को पढ़ते वक्त आपको यह भी ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो उनके क्या क्या कारण थे, उनके क्या क्या परिणाम हुए और कौन कौन से लोग उससे एसोसिएटेड थे, इन सभी को आपको इस टॉपिक में ही पढ़ने की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो हमारा जो मेन टॉपिक बनता है वह बनता है इंडिपेंडेंस एंड डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का आज़ादी उसके और भारत का विभाजन, इन सभी को आपको देखना पड़ता है। उसके बाद अगर आप बिहार विशेष में आएंगे तो बिहार स्पेसिफिक में रोल ऑफ बिहार इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी बिहार की क्या भूमिका रही थी स्वतंत्रता संग्राम में और बिहार से कौन कौन से पर्सनालिटी एसोसिएटेड थे स्वतंत्रता आंदोलन में। जैसे कि अगर आप 1857 से लेंगे तो 1857 में वीर कुंवर सिंह और उसके बाद बहुत सारे पर्सनालिटी जुड़ते गए थे बिहार में, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, अन्य सभी पर्सनालिटी बिहार से भी जुड़ते गए थे। इसके बाद बिहार का क्रिएशन और बिहार का डिवीजन, यानी बिहार का निर्माण और बिहार का विभाजन। बिहार का विभाजन 2 बार हो गया था, एक 1935 में जब ओडिशा बन गया था और 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन हो गया था जब झारखंड बन गया था। तो आप इन सभी टॉपिक्स को अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में एक सेफ स्कोरिंग पे पहुंच सकते हैं कि हम सेफ स्कोर पे हो गए हैं। अब जो हमारा विषय है वह विषय है साइंस का। तो साइंस का इंपॉर्टेंट सोर्स है लुसेंट के बाद लुसेंट का एक स्पेशल साइंस बुक आता है, आप उसमें देख लीजिए। और बायोलॉजी के सेक्शन को कवर करने के लिए आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसमें कम पड़े तो आप 12th का भी एनसीईआरटी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो भी सफिशियंट है। साइंस में हमारा फिजिक्स सबसे पहला सेक्शन है, तो फिजिक्स के सोर्स देख लीजिए। फिजिक्स का पहला सोर्स है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, यानी इकाइयां और माप। दूसरा है बल, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा कार्य, ऊर्जा और शक्ति, पांचवा दाब, छठा गर्मी यानी हीट, सातवां बिजली और आठवां परमाणु और परमाणु भौतिकी। इन सभी टॉपिक को आपको फिजिक्स में देखने पड़ते हैं। और केमिस्ट्री में हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो देखिए। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। दूसरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और इसके अप्रूप, फ्यूल, ईंधन, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस एंड मेटलर्जी। और केमिस्ट्री में आप एक और भी याद रखिए कि पीरियोडिक टेबल को आपको बढ़िया से पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री में, साइंस में। और बायोलॉजी का सेक्शन देखिए। बायोलॉजी का सेक्शन में बिहार स्पेशल में और बिहार के किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी के सेक्शन से अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए बायोलॉजी को जब आप पढ़िए तो ठीक से पढ़ा करिए।
तो बायोलॉजी के सेक्शन को आप पढ़ने के लिए 11th और 12th की बायोलॉजी, 11th एंड 12th की बायोलॉजी आप इसको रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा लूसेंट का जो बायोलॉजी का सेक्शन है वो भी सफिशिएंट है, लेकिन 11th की अगर आप बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो लूसेंट का जो बायोलॉजी है उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बायोलॉजी के भी आप देख लीजिए, क्लासिफिकेशन यानी जीवों का वर्गीकरण, कोशिका और उत्तक, मानव हार्मोन, पाचन, श्वसन, रक्त प्रणाली, विटामिन और उसके स्रोत, रोग, और इसमें एक और आप ऐड कर लीजिए कि प्रजनन भी बायोलॉजी में पूछा जाता है। उसके बाद आप बॉटनी में देखिए, तो बॉटनी में वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, उत्तक, टिश्यू, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स, प्रजनन और विकास, रोग और पोषक तत्व, इन सभी को आपको बायोलॉजी में कवर करना पड़ता है। अगर आप इन सभी को कर लेते हैं तो साइंस के सेक्शन में आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपको साइंस के सेक्शन में ज़्यादा परेशानी झेलने की जरूरत नहीं महसूस होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट विषय है वह है ज्योग्राफी का। भूगोल विषय देखिए एक अच्छा विषय है, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। लेकिन भूगोल विषय को पढ़ने का कुछ ट्रिक होता है और इसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है। भूगोल जब भी आप पढ़िए तो एक एटलस का बुक हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि अगर आप एटलस से रेफरेंस लेकर भूगोल को पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा और फिर आपको भूलने की आवश्यकता इसमें लगे कि मुझे भूल ही नहीं रहे हैं, हमको याद हो जा रहा है चीज़ें आसानी से। तो भूगोल के एटलस का बुक अनिवार्य होता है। और भूगोल को जब पढ़ेंगे आप तो यह बात ध्यान रखिए कि आप इसका लोकेशन जरूर याद रखिए। लोकेशन याद रखने से चीज़ें आपकी क्लियर रहती है और आपको यह हौच पौच नहीं होता है। सबसे पहले हम सोर्स देखते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी का सबसे बड़ा सोर्स है एनसीईआरटी। अगर आपको एनसीईआरटी इनसफिशिएंट महसूस होता है तो सविंदर सिंह का आता है, सविंदर सिंह का ज्योग्राफी का बुक आता है, फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर पीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है। अगर आप ऑप्शनल के लिए पढ़ेंगे तो सविंदर सिंह का बुक आप लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। एनसीईआरटी के अलावा विजन का जो है आता है मैगजीन, करंट अफेयर का मैगजीन, उसमें भी ज्योग्राफी के पोर्शंस दिए रहते हैं। और एटलस आप ले लीजिए, चाहे आप ऑक्सफोर्ड का लीजिए या फिर अन्य पब्लिकेशन का लीजिए। एटलस सबका सेम ही लगभग होता है, कहीं में किसी में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कुछ कम होता है। इसके अलावा बिहार जी के क्राउन में बिहार का भूगोल दिया गया है, आपको वहाँ से बिहार का भूगोल कवर हो जाएगा। अब हम सोर्स देखने के बाद ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। तो ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं जैसे कि नदियाँ, झील, झरने और हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के झरने। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, माउंटेन, लोकेशन, फॉर्मेशन, सॉइल यानी माउंटेन्स के क्या क्या लोकेशन है, उनके फॉर्मेशन कैसे हुए, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सभी आपको माउंटेन्स के चैप्टर में पढ़ने पड़ते हैं। इसके अलावा सॉइल में बिहार की सॉइल, भारत की सॉइल की क्या क्या कमियां होती हैं, सॉइल में क्या पाए जाते हैं, उस सॉइल में कैसे कृषि हो सकती है, इन सभी फैक्टर्स को आपको मिट्टी में पढ़ने पड़ते हैं। इसके बाद बाउंड्रीज ऑफ बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल यानी बिहार, भारत, इन सभी का नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्री। इसके अलावा भारत का किस देश के साथ कैसा संबंध है और उसका ज्योग्राफी का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी आपको ज्योग्राफी में कवर अप करना पड़ता है। इसके अलावा फॉरेस्ट एंड एनिमल डाटा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का डाटा, एनिमल का जो डाटा निकलता है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा, इन सभी चीज़ को आपको ज्योग्राफी में भी कवर करना पड़ता है। और आप करंट अफेयर में देख सकते हैं तो करंट अफेयर में भी ज्योग्राफी के सेक्शन होते हैं, वह आप करंट अफेयर मैगजीन से कवर कर लीजिए। और करंट अफेयर में ही आप इन्वायरमेंट का सेक्शन भी कवर करिए, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूएनएफसीसीडी, ओजोन लेयर के लिए ओजोन O3 या फिर अन्य जो समिट्स होते रहते हैं करंट अफेयर में, आप इसको देखते रहते हैं, उन सभी को अभी आप ज्योग्राफी में इंक्लूड कर ले सकते हैं। ज्योग्राफी के बाद हमारा जो नेक्स्ट है विषय वह है इकोनॉमी का। इकोनॉमी का विषय देखिए स्टूडेंट के लिए एक हार्ड विषय लगता है, लेकिन ये अच्छा विषय है। आप इसको 11th की एनसीईआरटी और रमेश सिंह की बुक्स, इस दोनों से बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। और इसको आप करंट अफेयर से इनरिच करेंगे तो करंट अफेयर से इनरिच करने के बाद आप इकोनॉमी में आप सेफ स्कोर पे पहुंच जाएंगे। सेफ स्कोर का मतलब यह है कि अगर इकोनॉमी से आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो साथ में आपको 5 से 6 क्वेश्चन की करने की कैपेसिटी बन जाती है अगर आप इन सभी सोर्स को रिफर करेंगे। तो इन सभी सोर्स को रिफर करने के बाद आप इकोनॉमी में एक सेफ स्कोर पे पहुंच सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि टर्म्स। इकोनॉमी टर्म जो होती है इकोनॉमिक्स की, वह स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, जैसे कि रेपो रेट,
रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, MSF, CBD, विजिल, ये सभी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं इकोनॉमी को, वो भी स्टूडेंट को ज़्यादा ही परेशानी करते हैं। तो इकोनॉमी को आप अगर आप पढ़िए तो इम्पोर्टेंट टर्म्स को जरूर पढ़िए। उसके अलावा इकोनॉमी मेन टॉपिक बनता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी RBI के द्वारा निर्धारित की जाती है। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। इकोनॉमी से रिलेटेड स्कीम्स, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के डाटा, इकोनॉमिक स्टेप्स जो कि भारत में लिए गए हैं या फिर अपने राज्य बिहार में लिए गए हैं या फिर वर्ल्ड लेवल पर जो लिए गए जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को भी आपको इकोनॉमी पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। इकोनॉमी को देखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट विषय है वह है पॉलिटी का। तो पॉलिटी का विषय स्टूडेंट का एक फेवरेट विषय होता है क्योंकि इसमें पढ़ना कम पड़ता है और इसमें मज़ा भी आता है। तो पॉलिटी में सबसे पहले आपको सोर्स देखिए NCERT है और लक्ष्मीकांत है। अगर आप NCERT को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अगर लक्ष्मीकांत को आप पढ़ते हैं तो आप इकोनॉमी को एक अच्छे से समझने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इन दोनों के अलावा आप बेड एक्ट यानी संविधान को अगर आप पढ़ेंगे, संविधान को, और संविधान को ही पूरा संविधान को नहीं पढ़ना, बस आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ना है, तो आप पॉलिटी के सेक्शन में अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे कि अन्य स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपका जो है पॉलिटी का ज्ञान वो एक अच्छा ज्ञान माना जाएगा। तो आप इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, फेडरलिज्म, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, और रिसेंट अमेंडमेंट्स यानी हाल ही में क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं संविधान में, इन सभी, करेंट अफेयर के सेक्शन में ही आप इसको ऐड कर लीजिए कि जैसे कि इलेक्शन कमीशन और CVC, CIC या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स होते हैं, इन सभी को भी आपको करेंट अफेयर में कवर अप करने होते हैं। इसके अलावा आप पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी, इन सभी को भी आपको पॉलिटी में कवर अप करने की आवश्यकता पड़ती है। लक्ष्मीकांत में आपको ये दोनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इन दोनों का एक अलग चैप्टर है लक्ष्मीकांत में। इसके बाद पॉलिटी में ही आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप को भी कवर अप करने की आवश्यकता है, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप BPSC मेनली करेंट अफेयर से रिलेट करके पूछती है। तो हम पॉलिटी में इस चीज को अगर आप देख लेंगे तो पॉलिटी में आप एक अच्छे स्कोर पे पहुंच सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट विषय है वह है करेंट अफेयर का। देखिए करेंट अफेयर लिमिटेड तो है ही नहीं, इसका जो स्कोप है बहुत ही वास्ट है, अनलिमिटेड है। तो आप करेंट अफेयर में ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मैं करेंट अफेयर इतने तक पढ़ लूँगा तो मैं सेफ स्कोर पे पहुँच जाऊँगा। करेंट अफेयर को आपको पढ़ने के लिए बाजार में कोई भी मैगजीन मिलती है, आप उसको रेफर कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आता है। खास करके आप यह कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि करेंट अफेयर में रटने जैसा ही होता है और उसमें समझने जैसा कुछ होता ही नहीं है, बस करेंट अफेयर रटने वाला होता है। तो आप करेंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप उसको स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करके याद करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंट अफेयर में क्या क्या हमको पढ़ने होते हैं, जिसमें IR का सेक्शन, ज्योग्राफी, खेल और पुरस्कार, इंटरनेशनल मीटिंग्स, पर्सनालिटी, अपॉइंटमेंट्स। पर्सनालिटी में ही जो डेट, खास करके डेट हुए थे और इम्पोर्टेंट मीटिंग्स जो होते हैं और किन पर्सनालिटी के द्वारा उनको होस्ट किया जाता है, इस सब को आपको पर्सनालिटी में ही देखने पड़ते हैं। अपॉइंटमेंट्स, खास करके किसी देश के राष्ट्रपति, किसी देश के प्रधानमंत्री। इसके बाद इम्पोर्टेंट वर्क्स इन इंडिया, भारत में कौन कौन से इम्पोर्टेंट कार्य किए जा रहे हैं, और इसमें भी आपको फोकस उन सभी चीज़ों पर करना होता है जो कि यूनिक इवेंट्स होते हैं, जैसे कि सरदार पटेल की मूर्ति बनी या फिर डॉक्टर अंबेडकर की कहीं पे मूर्ति लग जाती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको देखने की आवश्यकता होती है करेंट अफेयर में। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइजेज, डिफेंस डील, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिस्कवरीज एंड फाइंडिंग्स, इंपॉर्टेंट मिशंस, रामसर साइट्स, यूनेस्को रिकॉग्नाइज साइट्स, और वो भी टॉपिक्स आपको देखने की आवश्यकता है जो कि करेंट अफेयर में कुछ ज़्यादा ही डिस्कशन में चल रहे होते हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा आप करेंट अफेयर में जितना भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि करेंट अफेयर में आप इतना ही लिमिटेड करिए और स्टैटिक से आपको इसको रिलेट करके और स्टैटिक पे कमांड बनाए रखिए तो करेंट अफेयर आपका सफिशिएंट हो जाता है। अब हमारा जो लास्ट विषय बचता है वह सीसेट का पोर्शन बचता है। तो सीसेट का पोर्शन देखिए आप कहीं से भी इसको कवर कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन।
या फिर आप कोई भी बुक ले सकते हैं। मैंने वो जो बुक लिया था वह सागिर अहमद की बुक ली थी। आप इसको RS अग्रवाल भी ले सकते हैं या फिर कोई और भी बुक आप इसको रेफर कर सकते हैं। CSET आपके मर्जी पर होता है या फिर हर विषय आपके मर्जी पर होता है, लेकिन CSET में आप कहीं से भी कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो CSET में देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथ के क्या क्या बनते हैं। तो मैथ में अर्थमेटिक, एवरेज, अलजेब्रा, बीजगणित, अलजेब्रा को हिंदी में बीजगणित कहते हैं। उसके बाद लाभ और हानि, LCM और HCF, प्रतिशत, त्रिकोणमिति, समय, गति और दूरी, नाव और धारा, मिश्रण और एलिगेशन इत्यादि। और रीजनिंग में आप देखिए तो रीजनिंग में एज, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर, डाइस, साइलोगिज्म, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, मैट्रिक्स और पजल, ये सभी जो टॉपिक्स बनते हैं आपको रीजनिंग में बनते हैं। और इसी के साथ देखिए हमारा जो BPSC के PT का जो सिलेबस होता है वह कंप्लीट होता है CSET के साथ। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और आप इस वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप चाहें तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।